नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। 7 के समीकरण की शुरुआत करते हैं और बीजेपी के दूसरे और तीसरे चरण की लिस्ट जारी हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, 85 प्रत्याशियों की लिस्ट में 15 महिला उम्मीदवार हैं। कन्नौज से असीम अरुण को टिकट मिला है, जो कि कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे। अदिति सिंह को रायबरेली से टिकट दिया गया है। कांग्रेस से इस्तीफा दिया उन्होंने और इनके बागी तेवर बहुत पहले से दिख भी रहे थे। वहीं सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को टिकट मिला है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा चेहरा माने जाते हैं और बड़ा पद भी संभाल चुके हैं बसपा शासनकाल में भी। तो सादाबाद से रामवीर उपाध्याय को टिकट दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। आगरा से हमारे सहयोगी नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा और आसपास के जिलों के भी जो सीटें हैं उनका इसमें नाम है। कौन कौन से बड़े चेहरे और किस तरीके के समीकरण काम आए, और जब टिकट का ऐलान हुआ है तो कैसी लहर है उत्साह की सियासी लोगों में? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने जो भी टिकट जिसको भी दी है, प्रॉपर सर्वे हुआ है और प्रॉपर फीडबैक लिया गया है। और अगर कोई विधायक है किसी, तो उसका प्रॉपर 5 साल कैसा कार्यकाल रहा है, किसी नए चेहरे पर दांव लगाया जा रहा है तो उसकी किस तरह की छवि है, ये सारी चीज़ों को लेकर लंबा मंथन चलता है और उसके बाद नाम फाइनल होता है। हमारे साथ हैं प्रदेश मंत्री, जो बीजेपी में प्रदेश मंत्री हैं, अंजुला सिंह माहौर। उनको हाथरस सदर से टिकट मिली है। मैम, पिछले बार भी आप दावेदार थी 2019 में और बड़ा नाम आते आते रह गया और इस बार आपको टिकट मिली है। किस तरह से इस खुशी को कैसे जाहिर करेंगे? आप सभी का बहुत धन्यवाद और आभार, जो आप मेरी बात सब तक पहुंचा रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का, संगठन का, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का और जनता का। 85 में 15 महिलाओं को टिकट मिली है, तो एक तरफ तो कांग्रेस 40% दे रही है, लेकिन आप भी ठीक ठाक संख्या में बीजेपी टिकट दे रही है महिलाओं को। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं को मान सम्मान और स्थान देने का काम करती है और उसी श्रृंखला में मुझ जैसे साधारण और छोटे कार्यकर्ता को भी उन्होंने टिकट देकर सम्मानित किया। हाथरस तो एक दौर में मजबूत बीएसपी का गढ़ रहा, लेकिन रामवीर उपाध्याय खुद सादाबाद से प्रत्याशी हैं बीजेपी के, तो इस बार मुझे लग रहा है कि स्थिति थोड़ी बेहतर रहने वाली है हाथरस। देखिए, हाथरस में स्थिति बेहतर रहेगी और जनता का आशीर्वाद और संगठन के मर्मज्ञ और ज्ञानी लोग इस विधानसभा को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हम सबके आशीर्वाद से नेताओं के क्या रहेंगी प्राथमिकता? चुनाव में आप जा रही हैं, चुनाव में आप जा रही हैं मेयर बनने के बाद, आगरा मेयर बनने के बाद अब दूसरे बड़े चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो क्या प्राथमिकता रहनी, किन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में, यानी किन मुद्दों को लेकर हाथरस की? देखिए, जो मुद्दे हैं वो जो हाथरस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो वहाँ के स्थानीय होंगे। जो प्रदेश स्तर पर हम लोग बैठेंगे तो वहाँ प्रदेश के स्तर के मुद्दे होंगे और निश्चित तौर पर जो जहाँ के मुद्दे होंगे उनको सुलझाने का काम करेंगे। और मेयर रहते, आगरा का मेयर रहते भी मैंने हमेशा एक कार्यकर्ता भाव से काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के तौर पर काम किया है और उसी भाव से मैं काम करूंगी। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से करबद्ध निवेदन है कि मैं अंजुला सिंह माहौर, साधारण कार्यकर्ता सिपाही भारतीय जनता पार्टी की, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें। तो आप समझ सकते हैं, हाथरस सदर से, हाथरस सुरक्षित सीट से अंजुला सिंह माहौर प्रत्याशी बनाई गई हैं। लंबे समय से बीजेपी में एक्टिव थी, आगरा की मेयर रह चुकी हैं। 2019 में भी चर्चा चली कि हाथरस से इनको प्रत्याशी बना दिया जाएगा। बिल्कुल नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए, अनुभव भी बने हुए हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी जुड़ गए हैं। वीरेश जी, जिस तरीके से ये 85 लोगों की, 85 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है, किस तरीके के समीकरण इसमें ध्यान में रखे गए हैं, किस तरीके की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, जो खास बात यह है कि जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं या कोई अधिकारी शामिल किया गया, उसे तुरंत टिकट दिया गया है। बहुत इस लिस्ट में आप रायबरेली से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं 2017 में, उनके टिकट, उनकी सीट को निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन उसी रायबरेली में राकेश सिंह और अदिति सिंह कांग्रेस से आए तो उनके टिकट को दे दिया गया। रामवीर उपाध्याय अभी 4 दिन पहले ज्वाइन किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बसपा छोड़कर आए, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उन्हें टिकट दे दिया गया। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि असीम अरुण अभी 1 हफ्ते नहीं हुए वो आए, उन्हें टिकट दे दिया गया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं, उन्हें तुरंत टिकट दिया गया है और उनमें क्लियरिटी है, ये साफ स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं लोगों को शामिल कराया है जिनको टिकट देने का मन हाईकमान से लेकर
और राज्य की इकाई तक जिले की इकाई ने बना रखा था, और उसमें क्लियरिटी है, इसीलिए कोई पेच नहीं और स्पष्टता से उसे टिकट दिया गया। उन्हीं लोगों को शामिल किया गया। ये इस लिस्ट की सबसे खास बात देखने को मिल रही है। 15 महिलाओं को टिकट दिया गया है, लेकिन पिछली बार की जो लिस्ट थी, जो पहली और दूसरी लिस्ट थी, और तीसरी लिस्ट तो बहुत छोटी थी, 2 सीटें थी उसमें, तो जो दूसरी लिस्ट थी और पहली लिस्ट थी उसमें 25% टिकट कट गए थे, लेकिन इस बार टिकट कम काटे गए हैं। यानी इस क्षेत्र में टिकट कम काटे गए हैं। अवध का क्षेत्र है खासकर, ज्यादातर जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, और जो मैनपुरी का इलाका है उस इलाके का, लेकिन ये जो क्षेत्र है यहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत भी है। सर्वे के हिसाब से देखा जाए, जो सर्वे आया था पार्टी के, अंदरूनी सर्वे पार्टी ने कराया था, उसमें 125 से 150 जो टिकट के प्रत्याशी हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके टिकट कटने थे। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति चेंज की गई है, मूड बदला है, रणनीति बदली है, क्योंकि अभी भगदड़ की स्थिति हो सकती है। पार्टी ने ये स्टैंड लिया कि अब ऐसे में टिकट थोड़ा कम काटा जाए। पहले तो सरकार का मानना था और सरकार में बैठे हुए लोगों का मानना था कि सरकार की छवि अच्छी है, जो विधायक है उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के मुख्यमंत्री के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ उतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, मौजूदा विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो ऐसे में उनका टिकट काट दिया जाएगा, कोई नया प्रत्याशी होगा तो जो विरोध है, प्रतिरोध है, वो खत्म हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बहुत सुकून से चुनाव जीत जाएगी उन सीटों पे। लेकिन ये स्थिति थोड़ी बदली गई है, क्योंकि उनका ये भी मानना है कि ऐसे में अगर मंत्रियों का टिकट काटा जाता है तो एक चर्चा का विषय बनेगा कि क्या ऐसे मंत्री नकारे थे, क्या वो काम नहीं कर रहे थे, क्या जो उनके योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हो, जो राज्य मंत्री हो, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हो, आज विधायक बनने लायक नहीं है, वो टिकट के हकदार नहीं है। इसका मतलब बेकार सरकार चल रही थी, ऐसे अयोग्य मंत्रियों को रखने की क्या जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी ये भी तो कहती है कि हमारा जो मंत्रिमंडल है, योगी सरकार का मंत्रिमंडल है, वो निष्पक्ष है, वो योग्य है, वो काबिल है। बिल्कुल ये दावे होते हैं, लेकिन वीरेश जी एक बात जो आपने पॉइंट आउट की कि जो लोग आए उनको फटाफट टिकट दे दिया गया, चाहे रायबरेली से अदिति सिंह की बात करें। अगर हम रायबरेली का जिक्र कर लें, जिन 2 लोगों का आपने नाम लिया कि उस पर फाइनल नहीं हुआ है, तो जिन लोगों का नाम फाइनल नहीं हुआ उसी जिले से, क्या ये मान लिया जाए कि उनके लिए थोड़ा सा आशंकित होने की स्थिति बन सकती है, टिकट कट सकता है, या फिर उन पर विचार हो सकता है आगे? अगर उन पर विचार नहीं होता तो उनका टिकट उनको हरी झंडी मिल जाती। विचार हो रहा है, उसमें कई दावेदार हैं। अगर उनके परफॉर्मेंस इतने ही अच्छे होते तो टिकट क्लियर हो गया होता उनका, उनको टिकट मिल जाता, लेकिन उनके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, इसलिए उन पे विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है। मंथन से निकली हुई और चिंतन से निकली हुई चीजें भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आगे जो आएगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि वक्त ज्यादा है नहीं, अब तो लिस्ट आनी ही है। और पिछला जो शनिवार था लिस्ट आई थी, और आप देखिए बीच में एक तीसरी लिस्ट आई बहुत छोटी, और आज बड़ी लिस्ट आई है तो शुक्रवार को। तो ये भी जो अगली लिस्ट है वो भी जल्दी आएगी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि लिस्ट देकर अब हम उम्मीदवारों को मैदान में बिल्कुल मैदान में उतारना है। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहिए। लखनऊ से अनुभव भी हमारे साथ बने हुए। अनुभव, अधिकतर इलाकों के जो विधायक हैं या जो टिकटार्थी हैं, सबका डेरा लखनऊ में जमा हुआ है। अब जब ये लिस्ट आई है तो किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का रिएक्शन है, बीजेपी कार्यालय में किस तरीके की चहलकदमी देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल, आज चूंकि बीजेपी कार्यालय पर जो चुनाव का थीम सॉन्ग है उसे रिलीज किया गया, तो उस दौरान मुख्यमंत्री भी थे, प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और चुनाव सह प्रभारी पहुंचे हुए हैं, अनुराग ठाकुर वो भी मौजूद है, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी थे। लेकिन देखिए बीजेपी को कहा जाता है बहुत ही अनुशासित पार्टी, इसीलिए वहाँ कार्यकर्ताओं का उस तरह से हुजूम जुटता नहीं है। अब आप सोचिए टिकट बट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कार्यालय पर कोई इतनी बहुत भीड़ आपको नजर नहीं आएगी। हाँ, आज भी कुछ कार्यकर्ता जरूर पहुंचे थे, कुछ लोग अपना बायोडाटा लेकर पहुंचे थे, कुछ लोग टिकट की आस में पहुंचे थे, पर सबको पता है कि बीजेपी में टिकट फाइनल दिल्ली से होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग दिल्ली में ही डेरा डाले रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि नाम जिले से आते हैं, फिर उसके बाद लखनऊ में यहाँ पर जो कोर कमेटी वो तय करती है और वो फिर आला कमान को भेजती है, वहाँ पर तय होता है। तो इसी लिस्ट का इंतजार हो रहा था, और एबीपी गंगा ने तो पहले अपने दर्शकों को बता दिया था कि आज ये लिस्ट जारी होगी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, सीधे लिस्ट अब जारी कर दी जाएगी, और आगे के लिए भी अब यही रणनीति रहेगी। यानी आज 85 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं,
कुल 118 सीटों पर तीसरे और चौथे चरण में चुनाव होने हैं, यानी लगभग 33 नाम अभी और सामने आने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए अगर हम उन्नाव की एक सीट की बात करें भगवंत नगर की, तो वहां पर अभी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हिरणानंद दीक्षित हैं, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पर उनकी सीट पर अभी कोई चर्चा, कोई नाम घोषित नहीं किया गया, तो उस सीट पर भी शायद चर्चा हो रही है। इसी तरीके से कुछ और भी सीटें हैं जहां पर अभी ये नाम घोषित नहीं किए गए, तो पार्टी कुछ सीटों पर हो सकता है कि अलग अलग नाम आए हों, उस पर विचार कर रही हो। और आप देखिए ज़्यादातर जो मंत्री हैं सरकार में उनको रिपीट किया है। लाखन सिंह राजपूत को देखिए, उनको रिपीट कर दिया, कृषि राज्य मंत्री थे। इसके अलावा रणवीर प्रताप धुन्नी सिंह, उनको रिपीट कर दिया है। मन्नूलाल कोहरी, उनको भी रिपीट कर दिया है। सतीश महाना, वो तो औद्योगिक विकास मंत्री थे, उनको रिपीट किया है। इसी तरीके से नीलिमा कटियार, वो भी मंत्री हैं, उनको भी रिपीट किया है। राम नरेश अग्निहोत्री मंत्री, उनको भी बिल्कुल, ये इन मंत्रियों के लिए राहत वाली बात है, इनको रिपीट किया गया। अनुभव हमारे साथ बने रहिए। आगरा से नितिन भी बने हुए हैं। नितिन, अगर हम बात करें तमाम सीटों की, हाथरस की बात कर लें, सादाबाद की बात कर लें, टुंडला की बात कर लें, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, ये जो तमाम टिकट फाइनल हुए हैं, किस तरीके के समीकरण काम आए? और अब बहुत सारे दावेदार रहे होंगे, तो जिन्हें नहीं मिला टिकट, क्या उनका भी कोई रिएक्शन आ रहा है? देखिए आज जब हम जेपी नड्डा की मीटिंग कवर कर रहे हैं तो जलेसर में, हालांकि नाम अनाउंस नहीं हुआ है, जलेसर से जो संजीव दिवाकर हैं उनके तमाम कहा जाए जो धुर विरोधी हैं, यहाँ बैनर पोस्टर लेकर कह रहे थे कि हर हाल में अगर टिकट नहीं काटी गई तो कार्यकर्ता उनको हराने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं का ही हमेशा 5 साल नुकसान करते नजर आए। तो कुल मिला के बात की जाए तो आज जो पिक्चर निकल के आई है, जो कहा जाए जो टिकटें का जो बंटवारा हुआ है, अगर फिरोजाबाद की बात की जाए, देखिए फिरोजाबाद में शेरशाहगंज से समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव विधायक थे, लेकिन उनकी ठन गई रामगोपाल यादव से 2019 लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद रामगोपाल यादव अड़ गए और कि समाजवादी पार्टी से हरिओम यादव को टिकट नहीं दी जाएगी। 3 बार के विधायक हैं और रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी लगते हैं। बीजेपी इस मौके का इंतजार में थी कि एक यादव बेल्ट का एक बड़ा नेता को अब तोड़ कर लाया जाए और उसको पार्टी की टिकट दी जाए। उनको टिकट दी, और ऐसे में जो वहां से शेरशाहगंज से जो बीजेपी 2017 में चुनाव लड़े, जयवीर सिंह, उनको मैनपुरी सदर से चुनाव लड़ाया जा रहा है। जो अगर शिकोहाबाद की बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद मुकेश वर्मा ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। तो जो 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी के विधायक रहे थे शिकोहाबाद से, ओम प्रकाश वर्मा, उनको समाजवादी बीजेपी ने टिकट दे दिया। फिरोजाबाद से मनीष ससीजा को रिपीट किया गया है। जसराना जरूर टिकट काटी गई है। रामगोपाल पप्पू लोधी की आम छवि अच्छी नहीं थी, उनकी जगह बीजेपी के जिलाध्यक्ष मानवेंद्र लोधी को टिकट दिया गया है। और बाई इलेक्शन में जीत कर आए प्रेमपाल धनगर को, जो फिरोजाबाद जो टुंडला सीट है, उनको रिपीट किया गया। इसके साथ ही अगर मैनपुरी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है। 4 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी ने 2017 में भी जीती थी। केवल भोगांव से राम नरेश अग्निहोत्री, जो आबकारी मंत्री बनाए गए, उनको दोबारा टिकट दी गई है। और करहल जो मैनपुरी का है, वहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वहां भी तमाम कहा जाए गुणा गणित लगाया जा रहा है पार्टी, और कहीं ऐसे लग रहा है कि जहां फैसला नहीं हो पा रहा है, उनका नाम इस समय लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। उनको आज या कल में दूसरी लिस्ट आएगी, उसमें उनको जारी कर दिया जाएगा। हाथरस की बात किया, हाथरस एक दौर में बीएसपी की राजनीति का धुरी था, लेकिन रामवीर उपाध्याय को अभी हाल ही में शामिल कराया गया है। वो अस्वस्थ हैं और अब वो सादाबाद से बीजेपी की टिकट पर लड़ रहे हैं। और अभी हमारे साथ जो बात कर रही थी अंजुला माहौर, जो आगरा की मेयर रह चुकी हैं, वो हाथरस की सदर जो सुरक्षित सीट है वहां से बिल्कुल। और नितिन, अगर हम बात करें सादाबाद सीट की, रामवीर उपाध्याय की बात करें, बहुजन समाज पार्टी के जो शासनकाल था उसमें वो मंत्री रहे, तो एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहेंगे, उनका आना, यहां पर टिकट मिलना कितने समीकरण बदल पाएगा? देखिए, आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रामवीर उपाध्याय जहां अस्वस्थ हैं, लेकिन बीजेपी के वृक्ष क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी उनके शास्त्री प्रमुख आगरा स्थित आवास पर जब पहुंचे, और जिस दिन उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही थी, वो बोल पाने की स्थिति में नहीं थे। बिल्कुल, और ऐसे में अगर टिकट दिया जाता है तो अहमियत समझी जा सकती है। ये वाकई महत्वपूर्ण बात नहीं है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, अनुभव आपका भी शुक्रिया, वीरेश आपका भी शुक्रिया। तो लिस्ट फाइनल हुई है। दूसरे और तीसरे चरण के लिए 85 लोगों को टिकट दिया गया है। 15 महिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी यूपी में भाजपा को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से एक गठबंधन तो कर लिया गया, लेकिन पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है। ताजा मामला बिजनौर की सदर सीट का है, जहां सपा आरएलडी गठबंधन से नीरज चौधरी मैदान में है, लेकिन इस सीट पर सपा के रमेश तोमर ने भी दावेदारी ठोक दी है। दोनों ही नेता खुद को बिजनौर सदर सीट का प्रत्याशी बताकर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि रालोद दावा कर रही है कि नीरज चौधरी गठबंधन के उम्मीदवार हैं, लेकिन रमेश तोमर इस बात पर अड़े हुए हैं कि अखिलेश यादव ने उन्हें बिजनौर सदर से अपना प्रत्याशी बनाकर प्रचार करने को
कहा है। 22 जो विधानसभा है उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल है। राष्ट्रीय लोकदल के माननीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने ये सिंबल देते हुए डॉक्टर नीरज चौधरी साहब को बिजनौर विधानसभा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। गठबंधन का अधिकृत प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी, सुहेल देव पार्टी, महानदल और प्रगतिशील समाज पार्टी, सभी दलों का जो एक संयुक्त गठबंधन है उसका प्रत्याशी डॉक्टर नीरज चौधरी जी को घोषित किया है। और बाकी जितनी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं वो सब भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय यादव जी ने पार्टी का सिंबल देकर बिजनौर भेजा कि आप नॉमिनेशन कराएं चुनाव के लिए। यहाँ बताया जा रहा है कि एक टिकट और दावेदार हैं राष्ट्रीय लोकदल से डॉक्टर नीरज को हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहना है कि दो सिंबल कैसे रहेंगे? नहीं भैया, हम तो गठबंधन का जो हुआ है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे उस बारे में। मुझे तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है मैं आपके बीच में। बिजनौर की तरह मथुरा की माठ सीट पर भी उम्मीदवारी को लेकर रालोद और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। मथुरा की माठ सीट से रालोद के योगेश नोहवार ने नामांकन कर दिया, लेकिन उनके बाद समाजवादी पार्टी के संजय लाठर ने भी पर्चा दाखिल कर दिया। इसके बाद जयंत चौधरी ने योगेश नोहवार को नाम वापस लेने के निर्देश दिए, लेकिन योगेश नोहवार का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपना नाम वापस नहीं लेंगे। योगेश नोहवार 2017 में महज 432 वोटों से हारे थे, इसलिए वो माठ सीट पर अपनी दावेदारी को सबसे मजबूत बता रहे हैं। लेकिन सपा प्रत्याशी के भी नामांकन करने से माठ में भी गठबंधन के प्रत्याशी पर पेच फंस गया है। पर्चा मुझे पहले मिला है, सिंबल मुझे पहले मिला है और बाद में उनको मिला है, तो ये मेरे लिए अपने जीवन में शायद नई चीज़ है। कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में क्या बात हुई है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्यों मुझे दिया, क्यों उनको दिया, क्यों वापस लेने के लिए कह रहे हैं, क्यों खिचड़ी पक रही है, ये मेरी समझ से बाहर। ये भाई तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दोनों पार्टियों का गठबंधन है, दोनों भाई हैं। हमारा उनका हेल्दी कंपटीशन था टिकट मांगने का, लेकिन ये फैसला तो नेताओं को लेना था। एक आदमी को चुनते, एक को सिंबल देते। देखिए, पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी मैं घोषित किया हूँ और नेताओं का तो फैसला जो होगा सब मान्य होता ही। नेताओं का फैसला, नेता तो नेता है, नेताओं का फैसला तो सबको मान्य होगा। हमारा मैं पहले भी जब लोकदल के खाते में गई और भाई योगेश नोहवार को उन्होंने AB फार्म दिया तो मैंने स्वागत किया था और कहा था हम वो करेंगे हम, क्योंकि जो 8 बार से। और सियासत बीच ट्विटर वॉर भी चल रहा है। भाजपा ने ट्वीट किया है, अखिलेश के साथ नाहिद का पोस्टर। अखिलेश यादव ने कैराना से नाहिद को प्रत्याशी बनाया था और नाहिद हसन पर कैराना में पलायन करवाने का आरोप है और इसको लेकर अब ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुका है। भाजपा ने ट्वीट किया है, नाहिद हसन के बहाने भाजपा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और भाजपा ने नाहिद के साथ अखिलेश यादव का पोस्टर ट्वीट किया है। आपको बता दें कि कैराना में जिस तरीके से पलायन का मसला आया था उसको लेकर नाहिद ही आरोपी रहा, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि सपा को दंगाई पसंद है।